Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session जिसमें हम डिस्कस करेंगे these articles. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पेपर 2, वेटलैंड एक्रेडिटेड साइट्स पेपर 3, वेटलैंड के बारे में. उत्तराखंड ने अडॉप्ट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पेपर 2. यूसीसी क्या है, स्टैटिक से भी कनेक्ट कर सकते हो. क्या डीपीएसपी में कहीं यूसीसी के बारे में मेंशन्ड है? पढ़ना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ. इंडिया और चाइना की बात करेंगे पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस. गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी, मतलब ये जो आर्टिकल है ये आपके कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड है. जब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर इंटरवेंशन, हेल्थ स्ट्रक्चर की बात होती है, सो उसमें यू कैन यूज दिस नॉलेज ऑल्सो. क्या है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एक सर्टेन केस में दैट वाज देयर, और उसके केस में थिंग्स आर हाईलाइटेड. आई लेट यू नो. बट ओवरऑल न्यूज ये है कि जो इंडिया के अंदर होम्योपैथिक रेमेडी के नाम पे जो एल्कोहलिक टिंचर्स बेचे जा रहे हैं, दे पोज अ सीरियस रिस्क टू पब्लिक हेल्थ. तो क्या चेंजेस रिसेंटली लाए गए होम्योपैथिक टिंचर्स के अंदर, क्या इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ द रिसेंट रेगुलेटरी चेंजेस इन द होम्योपैथी, राइट? पब्लिक परसेप्शन क्या है और रिगार्डिंग द होम्योपैथिक हेल्थ केयर चॉइसेस. सो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. Please mark your attendance by liking this lecture. You have comment section now. You can share your feedbacks. Whatever is your genuine feedback, do let me know. Shriram's IAS is serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being shared with you. Now, as far as first article is concerned, let's move it to directly the first article. पीएम फसल बीमा योजना की बात करेंगे. क्यों? क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया है कि इस स्कीम के एम्बिट को एक्सपैंड करना है टू इंक्लूड द क्रॉप डैमेज बाय द एनिमल्स. That is also a ground for payouts. A long standing demand by the farmers. Farmers की काफी लंबे समय से ये डिमांड चल रही थी कि जब आपकी क्रॉप एनिमल्स डैमेज कर जाएं तब आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाए, राइट? सो दिस वॉज द आर्टिकल, दिस इज द आर्टिकल, दैट इज वाई इट इज इन न्यूज, राइट? मानो एलिफेंट्स हैं या वाइल्ड बोर्स के चलते अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है, क्या एक it should be considered, it will be a valid reason for the insurance compensation under this scheme. That is the new inclusion, right? So प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो बीमा किसका? फसल का. तो क्रॉप की इंश्योरेंस, इसी के लिए ये स्कीम है. 2016 में लाई गई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है. इसका एम क्या है? फार्मर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. मान लो अगर एक किसान की क्रॉप लॉस हो जाती है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, हेल, ड्रॉट, फेमाइन, पेस्ट और डिसीजेस के चलते, तो उनको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले, राइट? एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रीमियम इट प्रोवाइड्स टू ऑल द इंडियन फार्मर्स. फार्मर्स पे अ वेरी स्मॉल प्रीमियम अमाउंट, बाकी सरकार पे करती है, राइट? तो इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेटवर्क ऑफ ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनके चलते स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है. तो जब एक किसान की फसल किसी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के चलते बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, पेस्ट ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पर उस फार्मर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये स्कीम लाई गई ताकि उनकी इनकम को आप स्टेबलाइज कर सकें, ताकि वो फार्मर्स को आप एनकरेज करो कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप अडॉप्ट करो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. वो कहेंगे कि हम ये एक्टिविटीज अडॉप्ट करें, महंगी पड़ती हैं, इतना हाई इनपुट कॉस्ट हो गया, फसल उगी लेकिन ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट्स क्रॉप डैमेज हो गई, तो वो जो इतना कॉस्ट लगी, जो किसान ने पैसा अगर उधार लिया, तो वो कैसे चुकाएगा उस चीज़ को, है ना? तो आप उसके चक्कर में आप इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी फिर फार्मर यूज नहीं करेगा. तो इसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर करना. कि देखो, अगर मैं आपको ये श्योर करूं किसी को कि आप टेंशन मत लो, आपने जो उगाया है अगर कुछ भी हुआ तो वी आर देयर फॉर यू, तो आप बेचैन तो के यू विल टेक स्टेप्स, राइट? एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है और कॉम्पिटिटिव होगा फिर, और ग्रोथ होगी उसकी, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और होगी, राइट? क्योंकि फार्मर्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द प्रोडक्शन रिस्क. एलिजिबल कौन है? सारे फार्मर्स. हाँ, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट फार्मर्स, growing the notified crops in the notified areas, they all are eligible for the coverage. ठीक है.
कोई भी किसान जिसकी ज़मीन है या वो हु शेयर द प्रोड्यूस विद द लैंड ओनर या फिर हु रेंट द लैंड टू ग्रो द क्रॉप, टेनेंट फार्मर्स, वो सब एलिजिबल हैं। अगर एक फार्मर एक किसान लोन ले रहा है फ्रॉम अ बैंक फॉर द फार्मिंग, दे मस्ट एनरोल इन दिस स्कीम। दिस इज मैंडेटरी फॉर देम, कंपल्सरी एनरोलमेंट है ये। All the farmers that are availing seasonal agricultural operation loans from the financial institution, they would be covered compulsorily. वॉलेंट्री कंपोनेंट भी है, द स्कीम वुड बी ऑप्शनल। जो फार्मर्स लोन पे नहीं है उनके लिए वॉलेंट्री है, आप चाहें तो पार्टिसिपेट करें, नहीं चाहे तो मत लें। फार्मर्स मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड क्रॉप्स, बिल्कुल सही है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। फार्मर्स मस्ट हैव वैलिड प्रूफ ओनरशिप ऑफ द लैंड दैट दे ओन। अगर उन्हें एक लीगल एग्रीमेंट, मतलब दे शुड हैव दैट लीगल एग्रीमेंट टू यूज द लैंड फॉर फार्मिंग। अगर एक किसान ऑलरेडी पैसा रिसीव कर रहा है फॉर द क्रॉप डैमेज फ्रॉम सम अदर रिसोर्सेज, तो वो क्लेम नहीं कर सकते इस स्कीम के अंदर, राइट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि फार्मर मस्ट हैव अ पर्सनल स्टेक इन द क्रॉप्स दैट आर बीइंग इंश्योर्ड, मतलब क्रॉप शुड बी ग्रोन बाय देम या फिर डायरेक्टली इंपैक्ट देयर लाइवलीहुड, ठीक है। वही किसी उसी सेम क्रॉप के लिए अगर वो पहले कहीं कंपनसेशन ले रहे हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। स्पेशल एफर्ट्स शैल बी मेड टू इंश्योर मैक्सिमम कवरेज ऑफ द एसटी या वुमेन फार्मर्स। बजट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन अंडर दिस स्कीम शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द लैंड होल्डिंग्स ऑफ SC/ST जनरल, ठीक है। एज मैनी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स इंश्योर करें आपकी वो बेनिफिट लें इसका। जो पैसा आएगा इस स्कीम से दैट इज डिवाइडेड फेयरली कंसीडरिंग द लैंड साइज ऑफ द फार्मर्स, राइट। तो स्कीम का बेनिफिट क्या है, अब ये तो आप खुद से सोच सकते हो। प्रीमियम जो पे करना है किसान को, अगर वो खरीफ फूड है या ऑयल सीड क्रॉप है तो सिर्फ 2% देना है। अगर वो रबी फूड है और ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए, बेसिकली मेन खरीफ और रबी ध्यान में रखें, इट इज 1.5%। और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है। बाकी जो प्रीमियम है दैट इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? राइस, मेज, यूपीएससी पूछेगी प्रीलिम्स में। रबी क्रॉप्स व्हीट, बार्ले। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कॉटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और जो नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, तो वहां पर सरकार एंटायर प्रीमियम पे करती है उनके लिए। दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग, दैट इज अ स्पेशल बेनिफिट फॉर द फार्मर्स हु आर देयर, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश रहते हैं। अब इस स्कीम के अंदर नेचुरल डिजास्टर में से अगर आपकी क्रॉप डैमेज हो रही है वो कवर्ड है, पेस्ट से हो रही है, डिसीजेस से हो रही है, कवर्ड है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अगर हो रहे हैं ड्यू टू लाइक हेल स्टॉर्म्स और लैंडस्लाइड्स, वो भी इंक्लूडेड है। लॉस और डैमेज टू द क्रॉप, कोई वॉर के चलते, कोई न्यूक्लियर रिस्क के चलते, कोई मलेशियस डैमेज हो गया, सो ये सारे रिस्क एक्सक्लूडेड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हम टिक कराएंगे यहां पर, ये इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सम डैमेजेस आर नॉट कवर्ड इफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय अ वॉर, if the damage is caused by the nuclear risk or due to some deliberate actions like burning the crop, they are not covered. ये स्कीम इंश्योर करती है कि फार्मर को अपना जो कंपनसेशन है वो उनके हार्वेस्ट के विद इन 2 वीक्स में मिल जाए। बेसिकली टाइमली कंपनसेशन, 2 वीक्स, सॉरी नहीं 2 मंथ्स में टाइमली कंपनसेशन की बात करती है, ताकि वो क्विकली रिकवर करें एंड दे प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू द डेट ट्रैप, ठीक है। Now, I have already discussed, those who are new to this session, let me tell you, episode 1 and other episodes are out. Basically, this is a podcast series that is currently being run by Shriram's IAS on the platform. Here, you will get to learn a large picture you will see with respect to the articles that are burning topics. And the dialogue between the two faculties that they'll discuss in this podcast, you can write it down. You can write it down, make your notes, use it in mains, even you can use it in prelims. Oh, that interview also. Right? So, very good start. Have a look over it. Also, other sessions are there for current affairs and other series are going on the platform. Do subscribe to the channel so that you get the notification.
Prelims mastery course is currently being run by Shriram's IAS. You can see the contact number on your screens. Just give a call and get the complete detail of the course if you want to get enrolled. Fine. Now, recently, Indore and Udaipur have become the first two Indian cities. कौन सी दो ऐसी इंडियन सिटीज हैं जिन्होंने ज्वाइन कर ली है दिस ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड एक्रेडिटेड साइट्स? एक है इंदौर और एक है उदयपुर. क्या है ये WCA? जब मैं बोल रही हूं कि ये दो सिटीज जो हैं दे हैव जॉइंड द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड एक्रेडिटेड साइट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो सिटीज हैं दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली. किस चीज के लिए? फॉर देयर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स, टू मैनेज द वेटलैंड्स इन अ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली मैनर. इस रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? दिस एक्रेडिटेशन इज गिवन बाय रामसर कन्वेंशन. ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो फोकस करती है कि वेटलैंड्स का एक सस्टेनेबल और कंजर्वेशन उनकी हो. इस इंदौर का और उदयपुर का इस लिस्ट में होना मतलब क्या है? मतलब ये है कि दे हैव मेट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ वेटलैंड्स, फॉर इंश्योरिंग कि ये जो एरियाज हैं दैट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व इन द वेटलैंड कंजर्वेशन. आप रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर रहे हो टू मेंटेन दीज इकोसिस्टम्स. वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? मैं स्टार्टिंग बता रही हूं अभी तो. सिर्फ फ्लड्स प्रिवेंट करते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, नेचुरल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं बाय स्टोरिंग द कार्बन. हमने हाल फिलहाल ब्लू कार्बन के बारे में पढ़ा था, राइट? WCA. तो WCA क्या है? ये एक वॉलेंट्री प्रोग्राम है, ए वॉलेंट्री एक्रेडिटेशन स्कीम, जहां पर सिटीज को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट वैल्यू देयर नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स. आप इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन कर सकते हो. जो भी आपने एफर्ट्स दिखाए हैं, इट्स लाइक एन अवार्ड, इट्स लाइक अ सर्टिफिकेशन टू शो that a city values its wetlands, they work to conserve them, right? 2015 में जब COP12 हुई रामसर कन्वेंशन के तहत, देयर वाज अ रामसर कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो मैं बोल रही हूँ दैट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग वेटलैंड. दिस आइडिया वाज अप्रूव्ड देयर ताकि हम सिटीज को एनकरेज करें, राइट? To be formally accredited, a candidate for WCA should satisfy the standards. Obviously, you need to meet certain standards used to implement each of 6 international criteria that are. So, criteria is mentioned in the operational guidelines for WCA of Ramsar Convention on Wetlands. ये जो आपको accreditation मिला है, that is valid for 6 years. तो it can be renewed provided कि you continue to fill each of. अगर आप 6 criteria पूरे कर रहे हो तो ठीक है, it will be renewed. Since Ramsar COP13, 74 sites from 17 countries have been officially recognized as wetland sites. ठीक है. Now next article is regarding Uniform Civil Code. Uniform Civil Code को हाल ही उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया है 27 जनवरी को. तो पहली इंडियन स्टेट हो गई टू अडॉप्ट UCC. आज़ादी के बाद पहली ऐसी स्टेट दैट हैव ऑफिशियली इंप्लीमेंटेड UCC उत्तराखंड है. क्या है मैं आपको बता देती हूँ. UCC समझना पड़ेगा पहले, तो फिर समझ आ जाएगा अच्छा क्या इंप्लीमेंट किया है. यूनिफॉर्म मतलब सेम, सबके लिए एक. सिविल कोड बस सेट ऑफ लॉज, कोड, रूल्स. जब देश के हर एक नागरिक के लिए आप वही कॉमन लॉ, वही सेट ऑफ कॉमन लॉ लग रहा है, नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन से रिलीजन से हो, आपकी क्या कास्ट है, आप कौन सी कम्युनिटी के हो, आप कहोगे सब पे ही कानून लग रहा है. देखो ऐसा होता है मैरिजेस के लिए, जैसे मुस्लिम में, हिंदूज में, सिख्स में, सबके अलग अलग लॉज हैं. पर्सनल मैटर्स की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर करता है पर्सनल मैटर्स को. जब डाइवोर्स की बात आती है, जब शादी मैरिज की बात आती है, जब एडॉप्शन की बात आती है, इनहेरिटेंस की बात आती है, प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, तो वहां पर आपकी रिलीजन स्पेसिफिक लॉज ना चल के हर किसी के लिए एक कॉमन लॉ हो.
इंश्योर करना चाहते हो आप इससे क्या? इक्वालिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, किसमें? इन द सिविल लॉज अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। तो 27 जनवरी को उत्तराखंड ने इसको ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया है। लेकिन जो उत्तराखंड में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। मतलब वो अपने कस्टमरी लॉज फॉलो करें। जो लोग उत्तराखंड से ओरिजिनली हैं पर अब वो कहीं और रह रहे हैं, वो भी कवर्ड नहीं है, राइट? So this is a very important point कि scheduled tribes and the natives who have migrated out of the states was passed, they are excluded from it as passed by the State Assembly in February 2024. तो UCC क्या है? वो लॉ है जो it seeks to establish a common set of legal provisions for all the citizens regardless of the religion or community. मैरिजेस हो, डाइवोर्स हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन लॉ, सबके लिए एक समान कानून। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दे हैव डिफरेंट रूल्स फॉर द मैरिज एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लिए हिंदू में अलग रूल है तो मुस्लिम्स में अलग है। यूसीसी कहता है रिप्लेस दीज सेपरेट लॉज, देयर शुड बी अ वन कॉमन लॉ दैट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। तो यूसीसी इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? हर किसी की इक्वालिटी आ गई, जेंडर इक्वालिटी भी आ गई, लॉ भी सिंपल हो गया, है कि नहीं? जब मैं उत्तराखंड के यूसीसी के लिए बात कर रही हूं तो यू हैव बैंड दिस प्रैक्टिस, यू हैव स्टॉप्ड सर्टेन प्रैक्टिसेस, जो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब डाइवोर्स आता है, ट्रिपल तलाक वाला 3 times कह दिया, हलाला, राइट, where you are forcing a woman to marry someone else before remarrying her husband, ex-husband. So these certain practices were there in the personal law. UCC कहता है एक लॉ, ban these practices. इनहेरिटेंस राइट में विमेन का इक्वल, दे विल हैव दैट इक्वल प्रॉपर्टी जैसे मेन के लिए है। जो ये मैरिजेस हैं, डाइवोर्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन। ये मैं नहीं कह रही, उत्तराखंड की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो उनकी जो ucc.uk.gov.in उनकी साइट है, वहां पर रजिस्टर। तो वो कह रहे हैं कि मैरिज की लीगल एज 21 मैन के लिए, विमेन के लिए 18 साल। जितनी भी मैरिजेस हैं दे मस्ट बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड। पॉलीगैमी, मल्टीपल स्पाउसेस होना, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक, दे आर बैंड। बेटा हो या बेटी, दे हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। अगर लिव इन रिलेशनशिप में, अगर कोई कपल लिव इन में है एंड अ चाइल्ड इज बोर्न, so children that are born to the live-in couples वो legitimate consider होंगे, उनके same inheritance rights होंगे। Are you getting my point? So these are certain, जब उत्तराखंड की specifically बात आ रही है तो उसमें it is mentioned. There are rules for, मान लो अगर live-in relationship के लिए भी कानून है, UCC में मतलब रेगुलेशन है, there are rules की couples in the live-in relationship they must register अगर वो 21 साल या 21 साल से ज़्यादा के हैं। अगर कपल्स हैं लेकिन 21 साल से एज कम है तो पेरेंट की कंसेंट रिक्वायर्ड रहेगी, राइट? सो अगर मान लो लिव इन कपल में दे हैव अ चाइल्ड, दे मस्ट रिपोर्ट द प्रेगनेंसी टू द अथॉरिटीज विद इन 30 days ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ। लिव इन कपल है, रजिस्टर्ड है, तो लैंडलॉर्ड मना नहीं कर सकता फॉर हाउसिंग राइट्स भी हैं उनके पास। सो दिस ऑल इज देयर इन यूसीसी का पर्पस समझ आया आपको? ये मैं स्पेसिफिकली आपको उत्तराखंड ने जो इम्प्लीमेंट किया, उत्तराखंड के यूसीसी की बात कर रही हूँ, बट आपको यूसीसी समझ आना चाहिए, ठीक है? इंडिया और चाइना ने 3 months की नेगोशिएशंस के बाद दे हैव एग्रीड टू कंक्रीट मेजर्स की डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से चाइना, वीज़ा, नंबर ऑफ एक्सचेंज, मानसरोवर यात्रा जो पिलग्रिम्स के लिए होगी इन गर्मियों में, वो सब रिज्यूम कर दिया है। इंडिया और चाइना में काफ़ी मतलब मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा है, वी ऑल नो दैट। और ये 2 बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं एशिया की, और इनके रिलेशनशिप
दे हैव इन्फ्लुएंस्ड मेनी थिंग्स. कल्चरल एक्सचेंज है, हिस्ट्री है कि नहीं है? COVID-19 made things even harder. It caused disruptions in travel, trade, interaction दोनों nations के बीच में. LAC पे at the line of actual control there was a long, India and China had this long military standoff. 2024 में नवंबर में दोनों कंट्रीज ने कहा कि लेट्स हैव दिस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को पीछे लेकर चलते हैं फ्रॉम दीज सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज. टेंशंस ईज की बात हुई थी, हमने डिस्कस करी थी. अब न्यूज में ये है कि ड्यूरिंग दीज हाई लेवल मीटिंग्स इंडिया और चाइना ने कहा है कि ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, जो एक रिलीजियस, इट इज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस पिलग्रिमेज इंडियन डिवोटीज के लिए, वो 2025 में अब गर्मियों में इट इज बीइंग रिज्यूम्ड. राइट? हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट साइट है कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में जा सकते हैं. डायरेक्ट फ्लाइट दोनों देशों में वापस से. ठीक है. सो दिस इज अ मेजर एग्रीमेंट टू रीस्टार्ट द डायलॉग्स. आप इंडिया और चाइना के देखो, इकोनॉमिक एंगल देखो. ट्रेड वॉल्यूम उनका है $125 बिलियन का 2013 में. इतना ट्रेड वॉल्यूम होने के बावजूद टेंशन रिमेन्ड ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. राइट? मैंने बहुत बार बात करी है कि हम चाइना पे हमारे API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए डिपेंडेंट हैं. चाइना तो क्रिटिकल मिनरल्स में अव्वल नंबर पे है. तो यहाँ कंसर्न्स भी आते हैं. पीपल टू पीपल टाइज हैं इंडिया और चाइना के. बोथ कंट्रीज दे प्लान टू ऑर्गेनाइज वेरियस कल्चरल इवेंट्स. दे सेलिब्रेट देयर 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 2025 ओनली. राइट? सो मैरीटाइम कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में अगर साथ में काम करें तो अच्छी बात है. डिस्कशंस वापस से हों. कोई भी लड़ाई मतलब टेंशंस का जो मसला होता है वो हल होता है, वो बातचीत से होता है, डिप्लोमेटिक तरीके से होता है. आगे चलते हैं. GS पेपर 3 हेल्थ सेक्शन. भगवती मेडिकल हॉल वर्सेस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली ये एक सुप्रीम कोर्ट में देयर वाज अ रूलिंग फॉर दिस केस. केस क्या है? इस केस के चलते इट हैज ब्रॉट अटेंशन टू द चैलेंज जो स्टेट गवर्नमेंट फेस कर रही है इन कंट्रोलिंग द पब्लिक हेल्थ रिस्क. क्यों हो रहा है पब्लिक हेल्थ रिस्क? होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एल्कोहलिक टिंचर्स, दे आर मार्केटेड एज होम्योपैथिक मेडिसिन इन इंडिया. क्या होता है? एल्कोहलिक टिंचर्स, दे आर अ टाइप ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन जहां पर एल्कोहल इज यूज्ड टू extract the medicinal substances from the plants and other materials. तो ये जो tinctures हैं, they are sometimes sold as part of the homeopathic medicine in India. तो यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एफर्ट्स लगाए हैं टू कंट्रोल द सेल एंड द रेगुलेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द एल्कोहल कंटेंट. लेकिन होम्योपैथिक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. So it is difficult to regulate or implement the policies effectively. There comes legal battles. तो overall context समझ आ गया कि alcoholic tinctures that are being sold as homeopathic medicine remedies in India, that is the concern. ये जो tinctures हैं, they can मतलब आप कह रहे हो मेडिसिनल पर्पस के लिए हैं, but they can pose a serious public health. Right? So what are the implications? What are the changes in the regulations surrounding these homeopathic remedies? Let's discuss that. सुन लो, जो पॉइंट आपको लगे this is important for me, do write. देखो, कॉम्प्लिकेशन यहाँ है कि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की इस मुद्दे पे ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो मॉनिटर करना
प्रॉपरली कंट्रोल करना हार्ड हो जाता है। जीएसटी के बाद जो अल्कोहल है, अल्कोहल फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, दैट इज टैक्स्ड एट अ लोअर रेट एज कंपेयर टू जो अल्कोहलिक बेवरेजेस पे लगता है टैक्स, जो हाई रेट पे लगता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो होम्योपैथिक दवाई जो है वो एक कंज्यूमर के लिए एक चीपर ऑल्टरनेटिव हो गई, इवन दो दे कंटेन अल्कोहल। हेल्थ रिस्क होगा, होम्योपैथिक टिंचर्स कंटेन अराउंड 12% अल्कोहल, और लोग उनको ऐसे लेते हैं लाइक रेगुलर अल्कोहलिक बेवरेजेस। इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। सो इन स्टेट्स लाइक गुजरात एंड बिहार वेयर अल्कोहल इज बैंड, देयर हैव बीन डेथ्स ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ दीज unregulated homeopathic tinctures, right? So that is the whole scenario. बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि होम्योपैथिक रेमेडीज दे आर कंप्लीटली सेफ, नेचुरल, लेकिन एल्कोहलिक टिंचर्स जो हैं दैट आर यूज्ड इन दी होम्योपैथी, दे कैन कंटेन एज मच एज 12% एल्कोहल, राइट। सो जो हाई एल्कोहल कॉन्टेंट है दैट इज नॉट वेल नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ ना कि सेफ है, पीपल मे यूज होम्योपैथिक, मिस यूज दीज होम्योपैथिक टिंचर्स, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड गुजरात। लोग पूरी तरीके से नहीं समझते हैं अबाउट व्हाट होम्योपैथिक टिंचर्स आर, हाउ दे वर्क। दे माइट टेक दीज प्रोडक्ट्स एवरी डे कि ये तो हमें ट्रीट कर रहा है, दे आर क्योरिंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स विदाउट रियलाइजिंग कि वो अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं, राइट। सो देयर इज अ नीड फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, राइट। क्लियर है? यू नीड टू एड्रेस द मिसयूज ऑफ द टिंचर्स। एविडेंस बेस्ड रिसर्च काम करेगा यहां पर। Clear? So this was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. Thank you for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakkar signing off.